So let's see. So let's look at the fate of pyruvate now. So what's fate of pyruvate? Look at this thing. So we have two kinds of respiration. See, we have two kinds of the respiratory mechanisms. One kind of the respiration, we call that as aerobic. And another kind of respiration is anaerobic. Okay, look at this thing. Look at this thing properly. We have now one of the respiration known as the aerobic respiration, and another respiration we have which is called as anaerobic respiration. See, let's talk about first in aerobic respiration. Pyruvic acid will be converted, it will be oxidized. Oxidation of pyruvic acid, it will be step second. Oxidation of pyruvic acid, it will be step number second of the aerobic respiration. And then we have, you can understand, step number third, which is known as Krebs cycle. Kindly note down this thing. So oxidation of pyruvic acid क्या है, ये मतलब आप समझेंगे पहले. Pyruvic acid जब oxidize हो जाएगा तो pyruvic acid oxidize होकर बनाता है acetyl coenzyme A बनाएगा. ये हमारे पास केमिकल बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम A एक साइकिल में चला जाएगा. ये साइकिल जो है इसको क्रेब्स साइकिल का नाम दिया जाता है, और इसके एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है. बात समझेंगे यहां पर. तो एसिटाइल कोएंजाइम है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ यहां पर कंडेंस होगा और ये साइकिल चलता जाए. वो इस साइकिल को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. सर हैंस क्रेब्स ने ये साइकिल दिया था, और इस साइकिल जो है इसके सारे एंजाइम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में साइकिल चलता है. और इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो होती है एसिटाइल कोएंजाइम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होता है और साइट्राइल कोएंजाइम ए बनाता है. उसके बाद वहां पर साइट्रेट बनता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट. तो इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो साइट्रिक एसिड होता है, और इसी वजह से इसका नाम साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है. TCA साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, या एक और नाम जिससे आप इसको जानते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. तो ये हमारे पास है fate of you can understand pyruvic acid in aerobic respiration. Step number second will be having oxidation of pyruvic acid, and step number third will be called as a Krebs cycle, which will take place in the matrix of the mitochondria. And what happens, the last step of the aerobic respiration will be, that will be step 4, and this step 4 will be, it will be known as, you can understand, oxidative phosphorylation. तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में दो चीजें होती है. एक चीज इसमें एटीपी बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, और दूसरा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 प्रोटॉन्स gives rise to 2 molecules of water. Remember, this is actually the reason behind. What do you mean the oxidative phosphorylation? All the electrons which have been, or all the dehydrogenation reactions where from the hydrogen has been removed from the biochemicals, they are finally accepted in the electron transport chain by oxygen, and oxygen combines with these electrons and protons and leads to formation of water. So this is the final reaction of, you can understand, respiration का सबसे final reaction ये होता है. ये aerobic respiration में, इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए आप.
कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड का फेट होता है ये ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, क्योंकि एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। उसके बाद जितने भी स्टेप 1 यानी कि ग्लाइकोलिसिस, स्टेप 2 यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, स्टेप 3 यानी कि क्रेब्स साइकिल, जितने भी इसमें से हाइड्रोजन्स निकलते हैं वो फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और फाइनली वाटर बनाता है। इसलिए ऑक्सीजन को हम बोलते हैं इट्स अ टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रेस्पिरेशन एंड फाइनली इट गेट्स रिड्यूस्ड टू वाटर। एंड एट द सेम टाइम when oxygen accepts the electron, so it is actually the process at the same time in this process what happens, ADP and PI combines and leads to formation of the ATP, and for that a fifth complex of the mitochondrial electron transport mitochondrial मेम्ब्रेन में, जो इनर मेम्ब्रेन में एक और कॉम्प्लेक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं एटीपी सिंथेस। याद रखेंगे, एक प्रोटीन होता है उसको हम एटीपी सिंथेस का नाम देते हैं, वो उससे एटीपी बनते हैं। तो दोनों चीजें, एक साइड से एटीपी बनते हैं और दूसरी साइड से ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं। तो बहरहाल इस पर मैं नहीं आऊंगा अभी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का फेट क्या है? देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप अच्छी तरह से देखेंगे, पहले हम यही उठाएंगे कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड या तो इथेनॉल बनाएगा याद रखिए, क्लियरली सुनिए यहां पर, वरना लैक्टिक एसिड बनाएगा। यानी इसका मतलब है एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। Pyruvic acid is either converted into a blind product called as a lactic acid or it's converted into alcohol known as ethanol. Remember, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन की दो किस्में यहां पर बता रहा हूं मैं आपको। फर्मेंटेशन की एक किस्म में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी किस्म है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बात समझेंगे, इसको अच्छी तरह से यहां पर नोट कर लीजिए। वन इज कॉल्ड एज इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, और इथेनॉलिक फर्मेंटेशन मींस इन दिस प्रोसेस द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहां होता है, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट शॉर्टली। एंड देन वी हैव द लैक्टिक एसिड, हाउ लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, and where this lactic acid is formed and which organisms are involved in the formation of lactic acid, I'm going to share it with you shortly. Let's look at the anaerobic respiration, fate of pyruvate in anaerobic respiration. So let's look at this thing कि जो anaerobic respiration है, anaerobic respiration या एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं एक और, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के अगर हम देखेंगे माने क्या निकलते हैं, लुई पास्चर ने इसको कहा था लाइफ विदाउट एयर। फर्मेंटेशन मींस लाइफ विद आउट एयर। लेकिन अगर इसको बायोकेमिकली हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं और इस दौरान जो हमारे पास NAD जो था, NAD पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल्स थे और उससे 2NADH प्लस H पॉजिटिव बना था, तो आपको पता है इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये यूटिलाइज तो नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए यहां पर आप अच्छी तरह से देखिए, जब ग्लाइकोलिसिस हुआ था, जब प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस हुआ था, तो ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज वाज स्टेप वाइज ब्रोकन टू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और इसका हमने नाम रखा था ग्लाइकोलिसिस। एंड देन व्हाट हैपेंस, दिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यू नोट डाउन हियर, and during this process of the glycolysis 2 NAD molecules they got reduced to 2 NADH plus H positive. That means NAD is carrying here NAD here, it is reduced to NADH plus H positive. Now what happens in the fermentation, in fermentation this
NADH, it provides these electrons back to pyruvic acid, and this gets oxidized back to NAD positive. Kindly note down this. जब अपने ये दो हाइड्रोजन पायरुविक एसिड को देगा, देखिए, तो ये वापस हो जाएगा NAD में कन्वर्ट, वापस होगा NAD में कन्वर्ट, और इसके जो दो हाइड्रोजन पायरुविक एसिड ले लेगा, तो इससे क्या बनने वाला है, वो फाइनल एंड प्रोडक्ट होगा फर्मेंटेशन का। इसका मतलब यहां पर अच्छी तरह से देख लीजिए, जब फर्मेंटेशन किसको कहा जाता है, इट्स एन एटीपी जनरेटिंग मैकेनिज्म in which organic biomolecules, they act as, they accept electrons and get reduced, whereas some of them, they lose electrons and then they get oxidized. Suppose in this reaction NADH is losing an electron and is getting oxidized back to NAD positive, whereas two molecules of pyruvic acid are accepting the hydrogen and are getting either reduced to lactic acid, getting reduced to lactic acid, or getting reduced to ethanol. Again, I would like to repeat that fermentation is an ATP generating mechanism in which, for example, the pyruvic acid is the chemical that is accepting the hydrogens from NADH and is getting reduced to either lactic acid or ethanol, and NADH, when it is losing electrons, it gets oxidized back to NAD positive. So ATP generating mechanism in which the organic molecules, they get oxidized by losing electrons and they get reduced by accepting electrons. This is an ATP generating mechanism. Louis Pasteur called it as life without air, and it is a post-glycolytic or post-pyruvate metabolism in anaerobic respiration. Now let's talk about first one. पहले की बात करेंगे. Let's talk about first type of fermentation, which is called as lactic acid fermentation. Very interesting phenomenon. Look at this thing. For lactic acid fermentation के बारे में बात करेंगे. ये मैंने lactic acid fermentation ले ली. देखिए, as such आपको पता है lactic acid fermentation कौन दिखाते हैं? ये देखिए, fermentation में क्वालिटी पे डिपेंड करता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. इट इज एक्चुअली which biochemical will be blindly formed when pyruvic acid will be reduced to the final end product. It depends upon the which organism is involved in the process. Let us look at the lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation कौन कौन दिखाता है? So mainly ये दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं lactic acid बैक्टीरिया. जैसे मैं आपको बोलूंगा LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में एग्जांपल में बताऊंगा आपको एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. Note down the bacteria. Lactobacillus acidophilus is the bacteria that shows this phenomenon. But remember, ये सिर्फ यही नहीं दिखाता है, आप एस्कैरिस के बारे में भी नोट कर सकते हैं, ये भी दिखाता है. आप टीनिया सोडियम को भी ले सकते हैं, ये भी दिखाता है. राउंडवर्म और टेपवर्म. और it is even shown by our muscles, skeletal muscles. You know, you have already studied in the muscle contraction theory explained by, Huxley, in which you have seen that the muscle cells, they produce lactic acid during anaerobic respiration, particularly the skeletal muscles, they undergo fatigue because of the accumulation of the lactic acid. ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि skeletal muscles में जब lactic acid बनता है anaerobic respiration के दौरान, और वहां पर उससे फटीग होता है, जिसको हमने मसल फटीग का नाम दिया. ये पढ़ा है आप लोगों ने. तो keeping this thing in view, I would like to explain how this process goes. First, let's look at, then we'll again take the example of the skeletal muscles back.
So let's look at first how this process happens. Let's start again glycolysis. So we have a glucose, and as such, glucose is converted into glucose 6-phosphate, and then into fructose 6-phosphate, then into fructose 1,6-bisphosphate, then into, you can understand, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate, and then it is again triose phosphate isomerase converting it into 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, and then you can understand when you provide it a 1 phosphoric acid molecule, and you here have an NAD positive, and it gets here reduced to NADH plus H पॉजिटिव। तो रेस्पिरेशन में इसका बहुत अहम रोल है। अगर NAD पॉजिटिव नहीं होगा तो रिएक्शन तो आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो है निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो अगर ये नहीं होगा, ये पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। इसको नोट कर लीजिए कि ये एक बहुत ही लिमिटिंग स्टेप हो सकता है यहाँ पर अगर ये नहीं होगा। तो जब ये बन जाता है, देखिए आपका जो मॉलिक्यूल मेन है जो ये बन गया यहाँ पर, तो आपको पता है कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, क्योंकि यहां से आपके पास 2 मोल्स है, 2 मोल्स है यहां पर। और उसके बाद आप देखते कि ग्लाइसरडेट 3-फॉस्फेट बन जाता है 1,3-BPG बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, उसके बाद 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, और आपको पता है यहां पर ADP से बन जाता है, PI से बन जाता है ATP बनता है। यहां आप नोट करेंगे, यहां से आपको बनेगा ATP। ये 2 मॉलिक्यूल्स ATP के बन जाते हैं, और 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में, और 2-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ये मैंने रिकॉल के लिए आपको बताया कि कैसे करना है। और यहाँ पर 2 ADP जो होते हैं प्लस PI बनाते हैं 2 ATP फिर से। तो यहाँ पर जो एंजाइम है पायरुवेट काइनेस होता है एंजाइम, और 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट के पास जो होगा फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। बाकी एंजाइम्स आपको ऑलरेडी पता है, मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूं। आप पहुंच गए कहां पर, आप पहुंच गए यहां पर पायरुवेट के पास फिर से। तो अब पायरुवेट में अगर यहां पर आपके पास मीडियम में बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस अगर बैक्टीरिया है जो मिल्क को दही में कन्वर्ट करता है, which helps in the conversion of the milk into curd. So if this type of the mechanism is found, look at this thing, what will happen here? Carefully look at, we have here pyruvate CH3, C double bond O, COO negative, या COH भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिसोसिएटेड स्टेट में मैंने लिखा, मैंने इसका नाम रखा पायरुविक एसिड, पायरुवेट। ये मेरे पास आपको केमिकल है, आप देखेंगे। और आप यहां पर वापस लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है ऊपर NADH बना था, क्योंकि वो यहां इस्तेमाल नहीं होगा। NADH प्लस H पॉजिटिव हमारे पास जो थे, ये ऑक्सीडाइज बैक होता है NAD पॉजिटिव। और ये आपने 2 हाइड्रोजन देखिए, ये 2 हाइड्रोजन जो है, एक और जो दूसरा इसके पास जो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था NAD, अगर किसी को फिर भी डाउट होगा तो मैं बताऊंगा। जो NAD होता है पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड, NAD ये पॉजिटिव स्टेट में होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये बनाएगा NAD पॉजिटिव, और जब ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा NADH प्लस इस इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन जो है वो साथ में रहता है प्लस H पॉजिटिव। तो अगर ये देगा तो 2 हाइड्रोजन वापस देगा ये, तो 2 हाइड्रोजन दे रहा है इसको, देखिए इसको 2 हाइड्रोजन दे रहा है। और जब ये 2 हाइड्रोजन दे रहा है, आप देखिए एक हाइड्रोजन इसको इधर दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे इधर दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा, देखिए COO नेगेटिव CHOH, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप COHH लैक्टेट बन जाएगा यहां पर CH3। तो ये हमारे पास जो बनेगा ये वाला मॉलिक्यूल जो है, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेट और लैक्टिक एसिड भी जिसको बोलते हैं आप, लैक्टिक एसिड। तो याद रखिए ग्लूकोज से फाइनली कौन सा केमिकल बना, नोट करेंगे, इसको हाईलाइट कीजिए इस केमिकल को अच्छी तरह से। ये आपके पास जो ये केमिकल बन रहा है, ये केमिकल है जिसको हमने नाम रखा लैक्टिक एसिड।
pyruvic acid gets converted into lactic acid. Kindly note down, there are some bacteria which are called as a lactic acid bacteria, and we have the bacteria called a Lactobacillus acidophilus. And this bacteria, it's in a position to convert the milk into curd. And how the milk is converted into curd, it's actually the first, the glucose is converted into glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, hydroxyacetone phosphate, glycerate 3-phosphate, 1,3-bisphosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, phosphoenol pyruvate, and pyruvate. The moment you are in the pyruvate now, the bacteria, which is called lactobacillus, it has a very special enzyme, and that enzyme is known as lactate dehydrogenase. नोट करेंगे, एक एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. इसके पास एक एंजाइम, इस बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. और ये क्या काम करता है, ऊपर जो NADH बना था इससे 2 हाइड्रोजन निकाल देता है और ये वापस देता है पायरुवेट को. क्योंकि फर्मेंटेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, लाइक NADH is losing electron and it's being accepted by the pyruvate, and pyruvate, when it accepts the hydrogens, it gets reduced to the lactic acid. And the lactic acid, since the lactic acid is the final product in this reaction, तो जैसे आपको पता है, it is the final product here. This chemical is the final product. Hence, because on the basis of this final product, the process gets the name lactic acid fermentation. So this is a fermentation because shown by the anaerobic bacteria, this lactobacillus, and they are having an enzyme called lactate dehydrogenase, and this enzyme is in a position to convert the pyruvic acid into lactic acid or lactate. And this is the chemical. This lactic acid, it is in a position to convert the milk into, so this lactic acid, acid is very important. It will decrease the pH and the milk will be coagulated. The milk contains a casein protein, which is a white protein in the milk, and that gets, converted into, calcium paracaseinate. You can understand, that's curdled, and the curdling of the milk occurs because of the lactic acid. So this is actually the bacteria, bacteria which is present in the curd is lactic acid bacteria, which is the probiotic bacteria. So probiotic substance. So curd is actually a very important thing. So curd is formed from the milk with the help of a bacteria, Lactobacillus acidophilus, that has an enzyme called a lactate dehydrogenase, and that converts the pyruvic acid finally into lactic acid. Here we just complete this phenomenon. And similar process is reported in the Ascaris and in Taenia solium. But I'm going to explain a little more now. So little more क्या मैं explain करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लैक्टिक एसिड एक खास प्रोसेस के दौरान बनता है. जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे मसल्स का. मसल, कौन सी मसल का एग्जांपल ले लेंगे हम? स्केलेटल मसल का एग्जांपल ले लेंगे हम. स्केलेटल मसल, जो हमारी स्केलेटल मसल है, आपने पढ़ा होगा, आपने एक थ्योरी पढ़ी है हॉक्सली और हॉक्सली की थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, once the muscle contraction takes place, it's actually thin filaments known as the actin filaments. They slide past or the cross bridges of the thick filaments, myosin filaments, and shortening of the sarcomere takes place between the 2 Z lines. They come close together, and the length of the 2 Z lines, they come close together. Length of A band remains constant. However, the H zone disappears. And this स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ानी है, लेकिन आपने पढ़ा है ऑलरेडी, अगर आपको सार्कोमेयर का कॉन्सेप्ट होगा. लेकिन वहां आपने देखा था जो हमारी मसल की सेल होती है, अगर हम मसल की सेल ले लेंगे, दिस इज द मसल सेल फॉर एग्जांपल, एंड इन दिस मसल सेल, our muscles, skeletal muscles, they normally respire. They normally respire aerobically. इसके बारे में आपने काफी पढ़ा है. They normally respire aerobically. So aerobic respiration. But skeletal muscles have a dual mode of respiration. During, you can understand, exercise, these muscles, they
they switch to what? They switch to anaerobic respiration. And we know what's the reason behind that. इसको carefully समझे. जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में हमारी स्केलेटल मसल जो है वो एरोबिकली रेस्पायर करती है. जब एक्सर्शन का टाइम होता है तो वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ही बताया, our body is not in a position to supply sufficient oxygen to the skeletal muscles because their contraction period is very fast. So they contract rapidly. The contraction is very, very fast. It's actually very on speed, and the body is not in a position, our body is not in a position to supply sufficient oxygen during that anaerobic during that exertion. So these muscles, they switch to, because of the absence of the oxygen supply, they switch to anaerobic mode. Kindly note down this. तो हमारे स्केलेटल मसल्स की जो रेस्पिरेशन नॉर्मली होती है, दे रेस्पायर एरोबिकली. लेकिन एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि हमारी जो स्केलेटल की मसल्स होती है, स्केलेटल मसल जो होती है, ये ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पाता है क्योंकि इनका कंट्रैक्शन साइकिल बहुत तेज होता है, और हमारी बॉडी इस वक्त एक्सर्शन में, एक्सरसाइज में इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई न करने की वजह से इन मसल्स में एक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एक्टिव होता है जिसको हम बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो इन मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो होता है, नोट करेंगे, वो ग्लाइकोजन जो है ग्रेजुअली डिप्लीट होना शुरू हो जाता है और उससे ग्लूकोज बन जाता है. और ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस. इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस. और उसके बाद जो ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस. लिसन टू मी प्रॉपर्ली. ग्लाइकोजन इज द केमिकल. आप सुनिएगे, glycogen is the chemical, the store in skeletal muscles. We have the numerous glycogen granules, and this glycogen undergoes a breakdown by the process of the glycogenolysis, and it is the source of the glucose. And you can understand glycogen can be also called as better known as the animal starch. And then from the glucose, it undergoes the process known as the glycolysis, and it forms the two molecules of pyruvic acid. And due to anaerobic respiration, pyruvic acid gets converted into lactic acid. नोट करेंगे, लैक्टिक एसिड बना देता है. और क्योंकि यहां आपको पता है यहां एक एंजाइम लगेगा, उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस. और उस वक्त आप देखते हैं कि जो हमारे पास हमारी जो मसल थी, हमारी जो स्केलेटल मसल है, हमारी स्केलेटल मसल पे जो एक जंक्शन होता है, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन, इस तरह से देख सकते हैं, मोटर एंड प्लेट भी जिसको कहा जाता है. और यहाँ देख सकते हैं नर्व्स होती है इधर. न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन जो है, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन पर आप देख सकते हैं क्या होता है कि ये यहाँ पर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और मसल की मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है. और इसको यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है H पॉजिटिव एक्यूमुलेट होने की वजह से ये जो है ये सारा एरिया जो है, इससे एक प्रोसेस पैदा होता है फैटीग, और मसल्स पेन करनी शुरू कर देती है. फिर से मैं आपको इसको रिकॉल कराऊंगा. सो ड्यू टू anaerobic respiration, the skeletal muscles, due to insufficient supply of the oxygen during the exertion, what happens, the skeletal muscles, they switch to anaerobic mode of respiration. The glycogen that breaks into glucose, and the process called a glycogenolysis, and the glucose breaks into the pyruvic acid, which is called a glycolysis. And then finally, as the pyruvic acid, because of an enzyme known as the lactate dehydrogenase, it gets converted into the lactic acid, and the lactic acid generates the H positive and causes the fatigue at the neuromuscular junction. So this is the neuromuscular junction I'm showing. This is the neuromuscular junction here, and here, because of the accumulation of the H positive, the fatigue occurs, and pain occurs there, and the athletes or the person who is in a mood of exertion comes to the rest. And what happens then after the formation of the lactic acid? This lactic acid is taken away. It's taken away
into the blood. It's taken into the blood, and from the blood, it's supplied to, you can understand, here we have another cell that is known as liver. इसको लिवर में भेजा जाता है. देखिए इसको आप लिवर देख सकते हैं यहाँ पर. लिवर के अंदर इस केमिकल को, लैक्टिक एसिड को भेजा जाता है, और लैक्टिक एसिड में से जो है, इस लैक्टिक एसिड को जब लिवर के अंदर हेपेटोसाइट में पहुंचाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड जो है यहाँ पर, कुछ लैक्टिक एसिड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. कन्वर्शन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स into carbohydrates is known as gluconeogenesis. और इस ग्लूकोज से क्या बनता है? इससे वापस ग्लाइकोजन बन जाता है लिवर सेल्स में. तो इससे जो है साइकिल देखिए बराबर आ जाएगा यहाँ पर. और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस. तो ये नोट करेंगे आप. तो ये आप देख सकते हैं फिर से, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब शुरू होती है तो ग्लाइकोजन ब्रेक होता है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के जरिए ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलिसिस के जरिए पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे मसल फटीग होता है. ऑक्सीजन सप्लाई बहाल होने के बाद, ऑक्सीजन वापस आने के बाद लैक्टिक एसिड को जो है बाहर निकाला जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड से जब मसल फैटिग होता है तो एक एथलीट जो है रुक जाता है बिकॉज ऑफ द सीवियर पेन. सो ऑक्सीजन बाहर आने की वजह से जो इससे ब्लड जो है लिवर में ले जाता है, और इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में. और इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को जिससे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में. किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस का नाम दिया जाता है. ये भी लिवर में होता है, और ग्लूकोज से फिर बाद में ग्लाइकोजन बनता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस. इन चार प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस and gluconeogenesis and glycogenesis, which takes place in the two cells, in muscle cells and the liver cells. In this process is called as Cori cycle. So note down, this process is called as Cori cycle. After the two scientists, after the name of the two scientists who demonstrated this cycle, Cori and Theresa Gertie Cori, two scientists, they explained this phenomenon, and this phenomenon is known as, this entire process is known as a this is Cori cycle, after the name of Carl Cori and Theresa Gertie Cori. Glycogenolysis followed by glycolysis in the muscles, followed by formation of lactic acid and fatigue and removal of the lactic acid from the muscles, blood into the liver. And in the liver, the lactic acid is converted back into glucose, and glucose is converted into glycogen. And conversion of lactic acid to glucose is called a gluconeogenesis, and a conversion of the glucose to glycogen is known as a glycogenesis. So here we finished the Cori cycle and lactic acid fermentation.